हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, गैस गैंग्रीन, ठीक है ना। तो ये जो आपको पैर दिख रहा है ना, ये क्रिपाइटस और छोटे छोटे से एकदम फूले फूले से बबल दिख रहे हैं ना, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन देखो दो शब्द से बना है, गैस और गैंग्रीन। ऐसा लग रहा है ना कि इसके अंदर पूरा गैस बन गया है, बबल बन गया है, इसलिए इसका नाम गैस आ गया उधर से। और गैंग्रीन क्यों? क्योंकि ये पूरा लेग जो है अब खत्म हो चुका है, पूरे का नेक्रोसिस हो चुका है, मायोनेक्रोसिस। तो ये अब आगे काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको जोड़ के क्या बोलते हैं अपन लोग, गैस गैंग्रीन। तो इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग। तो क्या होता है इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना। तो उसके कारण कैसा वुंड हो गया, क्रस्ट वुंड, मतलब आपका पैर वैर टूट टाट गया। और उसमें क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज, पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज का इन्फेक्शन हो गया। तो वो अंदर जाके क्या करा दे रहा है, एडेमेटस माइक्रो मायोनेक्रोसिस। एडेमेटस क्यों? आसपास पूरा खून उनका फैल जाना। और मायोनेक्रोसिस, मायो मतलब क्या, मसल, और उसका डैमेज हो जाना, उसका डेथ हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, मायोनेक्रोसिस, सिंपल। तो एडेमेटस मायोनेक्रोसिस करा देता है कौन, पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज। तो इसी को अपन लोग बोलते हैं गैस गैंग्रीन, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। क्यों? क्योंकि मायोनेक्रोसिस हो रहा है और कौन करा रहा है, क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज, इसलिए इसको अपन लोग बोलेंगे क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि जैसे आपको लगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया, उसने मायोनेक्रोसिस कराया, उसी को अपन लोग बोल रहे हैं क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ एक के कारण नहीं हो सकता है, बहुत मतलब जैसे मान लो देखो अपना ये इंजरी हुआ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस आएगा तो वही करा रहा होगा, नहीं। और भी बहुत सारे माइक्रोब्स आके मिल के यहाँ पे गैंग्रीन करा सकते हैं, तो उसको अपन लोग बोलेंगे गैस गैंग्रीन। पर वो सारे जो स्पीसीज वहाँ पे आएंगे ना, वो सब कैसे होंगे, एनारोबिक वाले होंगे, ठीक है ना, इसलिए सबके आगे क्लॉस्ट्रीडियम लगा होगा। तो देखो मेजर स्टेब्लिश्ड एजेंट जिनका पक्का पता है कि ये तो करवाते ही हैं, उनमें कौन कौन आता है, देखो फ्रिज से याद कर लो, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ये जो नाक का सेप्टा है ना, उससे अपन लोग याद कर सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम। और नोवल दिख रहा है, नोवल से याद कर सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई, ठीक है ना। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम और क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई। इसके अलावा जो प्रोबेबल एजेंट होते हैं उसका नाम नहीं याद करना है, बस सुन लो, क्लॉस्ट्रीडियम फेलेक्स, क्लॉस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटेंस और क्लॉस्ट्रीडियम सर्दी से याद कर लो सॉर्डेली। पर ये याद नहीं करना आपको, याद ये तीन करना है, कौन कौन से, परफ्रिंजेंस, सेप्टिसिकम और नोवियाई, सिंपल। तो ये इनके एजेंट्स हो गए कि ये पॉली माइक्रोबियल होता है, सिर्फ एक के कारण नहीं होता है, बहुतों के कारण होता है। तो इसका अगर नॉर्मल पैथोजेनेसिस समझे तो देखो दो चीज़ जरूरी है अगर आपको गैस गैंग्रीन होना है ना, ट्रॉमेटिक गैस गैंग्रीन, ट्रॉमेटिक मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें इंजरी के कारण हो रहा है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ जरूरी है, एक तो आपको एक एनारोबिक इन्वायरमेंट उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेसिस का इन्फेक्शन होना चाहिए। तो एनारोबिक इन्वायरमेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, देखो मान लो आपको इंजरी हुई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या बुलेट इंजरी, कोई भी इंजरी हुई, तो जो एरिया था, जैसे मान लो ये एरिया यहाँ के नीचे आर्टरी जा रही थी, अब यहाँ पे इंजरी हुई तो इस आर्टरी का लेसरेशन हो गया, लेसरेशन हो गया, डैमेज हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ, जो आर्टरी थी ब्लड ले जा पा रही थी, अब यहाँ से यहाँ इंटरप्शन आ गया, इधर से इधर ले जा नहीं पा रही है ब्लड। तो उस जो आगे वाले टिश्यूज हैं उसमें क्या हो जाएगा, इस्कीमिया, ब्लड का कम पहुँचना। और इस्कीमिया हो गया तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा, एनॉक्सिक इन्वायरमेंट। तो अपन लोगों ने एनारोबिक इन्वायरमेंट बना दिया ना। और वहाँ पे क्या होता है फिर, पायरुवेट, मसल को बेसिकली एनर्जी तो चाहिए ही, तो फिर वो पायरुवेट का अपना एनारोबिक पाथवे से लैक्टिक एसिड बनवा देता है, सिंपल, ठीक है ना। तो एक एनारोबिक इन्वायरमेंट बन गया ना अपना, कैसे बना, बेसिकली जो अपना आर्टरी था वो रप्चर हुआ तो आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो एनारोबिक इन्वायरमेंट बन गया। दूसरा, जब आपका पूरा पार्टी सेट हो गया तो अब जहाँ डांस करने वाले उनको बुला लेते हैं, मतलब कौन, जो कि अपने इन्फेक्शन कराएंगे, मतलब क्या, कंटामिनेशन ऑफ वोंड, वोंड का कंटामिनेशन कर दो, किससे, विद द हेल्प ऑफ क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होंगे, सिंपल। तो ये दो चीज़ है जिसकी वजह से अपने अंदर गैस गैंग्रीन होगा, पहले एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होगा और उसमें फिर अपना क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्स का इन्फेक्शन हो जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, अपना इन्फेक्शन वो आ गया, तो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या ताकत है जिसकी वजह से वो कर पा रहा है। तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, सबसे मेन अल्फा टॉक्सिन होता है, इसी का अपन इस्तेमाल करेंगे लैब डायग्नोसिस में भी। तो इसलिए अल्फा टॉक्सिन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेन अल्फा टॉक्सिन है जो कि अपने अंदर गैस गैंग्रीन कराता है। तो उसमें देखो बेसिकली यही टॉक्सिन क्या करा रहा है, मायोनेक्रोसिस भी और हीमोलिसिस भी, इसीलिए अपन लोग पढ़ते हैं ना, इसका नाम क्या है, एडेमेटस मायोनेक्रोसिस। तो हीमोलिसिस भी यही करा रहा है और मायोनेक्रोसिस भी यही। तो अल्फा टॉक्सिन का काम क्या क्या है, देखो बेसिकली देखो प्लेटलेट के ऊपर ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल, ये सब रिसेप्टर्स हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 2B या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 3 है। देखो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों का जब जोड़ेंगे ना तो उसका सम 4 आ रहा है, देखो 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2B 3A। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 2B या ग्लाइकोप्रोटीन 3A ये होता है किसके ऊपर, प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल। ये बेसिकली प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रोफिल के ऊपर भी कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जिसको अपन लोग बोल रहे हैं CD11B और CD18, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट हो गया क्या, अपना 2B और 3A। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो गया,
यहाँ पे 2B, जैसे 2B था इसका भी 2B ही है, और बस अलग क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट, अब देखो जैसे इसका नाम क्या था, प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल, तो प्लेटलेट को जुड़वाता होगा, सिमिलरली ये भी वही न्यूट्रोफिल को जुड़वाता है, तो उसके कारण क्या हो गया, प्लेटलेट का एग्रीगेट हो गया, न्यूट्रोफिल का एग्रीगेट हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर ब्लड वेसल था, यहाँ पे एग्रीगेट हो गया, तो ब्लड वेसल ऑक्लूड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कम ब्लड वेसल का जगह बचेगा जाने को, वही तो ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल करा देता है अल्फा टॉक्सिन ऐसे, ठीक है। साथ में ये देखो, ये अपना ब्लड वेसल को ऑक्लूजन करा दिया तो एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ में ये क्या कराता है, डायरेक्टली मायोकार्डियम को अफेक्ट करता है, उसके मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को घटाता है, और घटा तो कार्डियक आउटपुट कम निकलेगा तो फिर अपने बॉडी में ब्लड भी कम पहुंच रहा है, मतलब हाइपोटेंशन हो जाएगा, सिंपल। तो नेट ब्लड कम पहुंचा पा रहा है वहाँ पे, अपन लोग जो यहाँ स्कीम में प्रोड्यूस करा रहे थे ना, ये इन सब की वजह से स्कीम में होने लग जाएगा, ठीक है। तो अल्फा टॉक्सिन मेन है। उसके अलावा कौन कौन सा होगा, बीटा टॉक्सिन होगा, एप्सिलॉन और आयोटा टॉक्सिन, ये सब छोटे छोटे टॉक्सिन है। इनको बस मेन आपको कौन सा याद करना है, अल्फा टॉक्सिन, ठीक है ना। तो देखो इसकी क्लिनिकल फीचर अपन लोग पढ़ेंगे, पहले मेरे हिसाब से लैब डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो लैब डायग्नोसिस में क्या क्या होता है इसमें, जैसे देखो जिस भी साइड पे अपन लोग क्या बोलिए, एनारोबिक इन्वायरमेंट रहता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट में, तो देखो एनारोबिक इन्वायरमेंट देखते हैं पहले। तो आपको किस साइड से लेना है, जहाँ पे इन्फेक्शन एक्टिव हो, तो किस साइड पे एक्टिव होगा, जहाँ पे डीप वुंड्स होंगे, जहाँ पे ज़्यादा गहरे, जहाँ चोट है, जहाँ पे ज़्यादा एनारोबिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इन्फेक्शन एक्टिव चल रहा होगा। तो कहाँ से आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, जहाँ पे इन्फेक्शन एक्टिव है, वो कहाँ पे है, एट द डीपर पार्ट्स ऑफ द वुंड। तो ये कहाँ पे है, देखो जो अपना वुंड था ना, या तो नेक्रोटिक टिश्यू के आसपास, या तो मसल फ्रेगमेंट्स, या तो उससे निकलने वाले एक्सुडेट, इनमें से इनको आपको कलेक्ट करना है, ऊपर ऊपर से नहीं कलेक्ट करना है, डीपर पार्ट ऑफ द वुंड से कलेक्ट करना है। फिर जब आप कलेक्ट कर लिए तो स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये एनारोबिक स्पीसीज है तो इसको डायरेक्टली तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किस में ट्रांसपोर्ट करेंगे, एनारोबिक मीडिया में। तो प्लेस्ड इन एनारोबिक मीडिया, कौन सा, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, उसमें रख दिए, और उसके बाद फिर उसको हम लोग एनालिसिस के लिए ले जाएंगे, ये मीट से याद कर लो, ठीक है ना। तो चलो कलेक्ट कर लिए कहाँ से, इससे मसल से कलेक्ट किए, या फिर नेक्रोटिक टिश्यू से, या फिर एक्सुडेट से, फिर रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ में लेके गए माइक्रोस्कोपी के लिए, तो इसका ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव पाया गया, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज है तो दो चीज़ हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव विथ स्पोर्ट्स पाया जा सकता है, विदाउट स्पोर्ट्स मतलब उसमें स्पोर्ट्स नहीं दिख रहा है, जैसे ये देखो ये अपना जो ये है ना क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस है, इसमें स्पोर्ट्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ बॉक्स का अपीयरेंस जैसा है, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ थिक एंड है तो बॉक्स का अपीयरेंस दिख रहा है। तो जिनमें स्पोर्ट्स नहीं है वो अपन लोगों को क्या सजेस्ट कर रहा होगा, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस, पर जिनमें स्पोर्ट्स है तो उससे दो चीज़ निकाल सकते हैं, या तो सिट्रॉन बॉडी होगा, या तो ओवल सब टर्मिनल स्पोर्ट्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो सिट्रॉन बॉडीज बेसिकली है क्या, बोट से मतलब ये किन में पाया जा रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम है। तो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम कैसे दिखते हैं, बोट्स या फिर लीव शेप्ड के प्लियोमॉर्फिक इरेगुलर स्टेन बैक्टीरिया होंगे, मतलब ऐसे टाइप का बैक्टीरिया होगा जो कि इरेगुलरली स्टेन होगा, सिंपल। तो वो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो दो पार्ट में बांट दी, ग्राम पॉजिटिव स्टेन की तो दोनों ग्राम पॉजिटिव पाएगा, किसी में स्पोर होगा किसी में नहीं होगा, जिनमें नहीं होगा वो अपना समझ के अपन लोग क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस है, जिसमें होगा मान लो तो उसमें दो पार्ट आ गए, सिट्रॉन और सब टर्मिनल स्पोर्स। तो सब टर्मिनल स्पोर्स अगर जिसमें पाया गया उसको अपन लोग बोलेंगे क्लॉस्ट्रीडियम नोवाई, और सिट्रॉन बॉडी जिसमें पाया गया उसको अपन लोग बोलेंगे क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम, सिंपल। तो ये अपना माइक्रोस्कोपी कर लिए, पहले कलेक्ट किए उसको डीपर वुंड से, फिर उसका अपन लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कराया, ट्रांसपोर्ट कराने के बाद उसका अपन लोगों ने माइक्रोस्कोपी किया, माइक्रोस्कोपी कैसे किया, ग्राम स्टेनिंग की वजह से। फिर उसका स्पोर देखे, स्पोर है तो ठीक, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो फिर उसका दो पार्ट है, सिट्रॉन बॉडी या फिर ओवल सब टर्मिनल स्पोर्स। और इसका देख लो ये ज़रूरी है, बॉक्स का अपीयरेंस लिख लेना, ये बॉक्स का अपीयरेंस दिखता है, थिक स्टबी तो ठीक है, बॉक्स का अपीयरेंस जरूरी है। इसका सबसे मेन पार्ट है ना लैब डायग्नोसिस का, इसका कल्चर। तो कल्चर तो इसको ब्लड कल्चर करते हैं, ठीक है, एनारोबिक इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, अपना बॉडी में हो रहा है इसलिए इसको टेम्परेचर भी बॉडी का देते हैं कल्चर में, 2 से 3 दिन के लिए रुकते हैं। पर इसमें किस स्टेप्स में देखो कौन कौन से इसमें टेस्ट लगाए जाते हैं, उसको याद करने के लिए कहानी सुन लो। क्या है, अपन लोग ना जंगल में कैंपिंग करने गए, ठीक है ना, कैंपिंग करने गए, अब कैंपिंग के पास आग लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आग लगा दिए, आग लगाए तो उससे अट्रैक्ट होकर अपना नाग आ गया, ठीक है ना। तो नाग को हम लोग ऐसे पहले फुसलाने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए उसको अपन लोगों ने दूध दिया, और जैसे वो दूध पी रहा था तो उस पर अपन लोगों ने टारगेट लगा के गोली मार दी, ठीक है। तो कैंप लगाने गए, कैंप टेस्ट, फिर अपना क्या ये उसको मतलब हम लोग ने आसपास आग लगाया, मतलब क्या हीट टॉलरेंस टेस्ट, नाक से क्या याद करेंगे अपन लोग, नेगलेस रिएक्शन, मिल्क से क्या याद करेंगे अपन लोग, लिटमस मिल्क टेस्ट, और इससे अपन लोग क्या याद करेंगे, टारगेट हीमोलिसिस, सिंपल। तो पहले पे आते हैं रिवर्स कैम्प टेस्ट। तो रिवर्स कैम्प टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, देखो ब्लड का अगर है ना तो उस पर अपन लोग स्टिक्स बनाते हैं, एक स्टिक पे अपन लोग डाल दिए, क्या स्टिक मतलब बैक्टीरिया को डाल देंगे एक लाइन में, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस को डाल दिए, और एक जगह डाल दी स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिकस को, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डाल दी, तो दो इसका भी टॉक्सिन निकल रहा होगा और इसका भी, तो जहाँ पे ये मीट करेंगे ना, ये अपना क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिकस, वहाँ
वहाँ पे ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा होगा। इनहेंस जोन ऑफ हीमोलिसिस वो कैसा दिख रहा होगा, एरो हेड। नॉर्मली सिंगल लाइन दिख रहा है, पर ये इसमें क्या हो रहा है, एरो हेड। क्यों? क्योंकि दोनों का टॉक्सिन मिल रहा है तो ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा होगा। जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कैम टेस्ट, सिंपल। दूसरा अपना क्या है, हीट टॉलरेंस टेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है, इसको हीट लगाएंगे। तो देखो क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस था, उसको अपन लोग रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ पे लगाए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिए, कितना, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे थे, पर 45 डिग्री सेल्सियस किए 4 से 6 घंटे के लिए, तो सारे आसपास के मर जाएंगे, बस कौन बच जाएगा, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस। तो पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो गैस गैंग्रीन है। तो पहला टेस्ट क्या हुआ, रिवर्स कैम टेस्ट। फिर आसपास आग लगाए, मतलब क्या, हीट टॉलरेंस टेस्ट। अब आग को देख के अपना कौन आ गया, नाग जी आ गया, मतलब क्या, नेगलर्स रिएक्शन। तो नेगलर्स रिएक्शन में होता क्या है, देखो ये अंडा बनाती है, इसके आसपास मैंने ब्लड सीरम लगा दिया। तो देखो बेसिकली नेगलर्स रिएक्शन में होता क्या है, एग योग अगार, उसमें क्या होता है, 20% ह्यूमन सीरम होता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर आप लोग सैंपल डाल देंगे। जब सैंपल डालेंगे ना, तो ये बेसिकली अल्फा टॉक्सिन बनाता है अपना, कौन सा, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस। तो ये अल्फा टॉक्सिन बनाएगा ना, तो उस एरिया में बेसिकली ऑपलेसेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑपलेसेंस क्या होता है, ट्रांसलूसेंट एरिया होता है। जैसे मान लो देखो ये पेपर है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे बीच में तेल लगा दोगे ना तुम, तो इसके आर पार लाइट आराम से चला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑपलेसेंस वाला एरिया क्रिएट हो जाता है। तो अगर ऑपलेसेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या, जो अपना अगार था उसके ऊपर हम लोगों ने बैक्टीरिया डाला, उसमें जरूर कुछ टॉक्सिन होगा, वही ना ऑपलेसेंस क्रिएट कर रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये अपने अंदर क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस था। पर अगर हम लोग उसी एग अगार में अपन लोग क्या बेसिकली एंटी अल्फा टॉक्सिन डाल देंगे ना, तो ये इनिबिट हो जाएगा ऑपलेसेंस, सिंपल। जिसको अपन लोग बोलते हैं नेगलर्स रिएक्शन। क्या क्या है, बेसिकली अंडा ले रहे हैं, उसमें ह्यूमन सीरम है, जब उसको डालेंगे तो ऑपलेसेंस दिख रहा होगा। ट्रांसलूसेंस सुने होगे ना, उसी से जोड़ के ऑपलेसेंस होता है। तो हम लोग ने कैंप लगाया, फिर आसपास आग लगाया, आग को अट्रैक्ट होकर अपना नाग आ गया। अब उसको अपन लोगों ने दूध दिया, ठीक है ना, मतलब लिटमस मिल्क टेस्ट। तो लिटमस मिल्क टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जी लिटमस मिल्क में जब अपन लोग क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस ग्रो कर रहे हैं ना, तो पूरा ऐसे क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगा, स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन होता है। क्यों होता है, बेसिकली मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या होगा, लैक्टोज। तो लैक्टोज को ये फर्मेंट कर देता है, ठीक है ना। और फर्मेंट करने के कारण लैक्टिक एसिड और आसपास गैस बनता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा वहाँ पे क्लॉट रिएक्शन हो गया, स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपना हो गया लिटमस मिल्क टेस्ट। उसके बाद जब वो दूध पीने लग गया, तो उसको अपन लोगों ने क्या, टारगेट करके मार दिया। तो टारगेट हीमोलिसिस बेसिकली क्या होता है, टारगेट हीमोलिसिस के अंदर दो हीमोलिसिस होता है, डबल जोन ऑफ हीमोलिसिस होता है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, रूम के अंदर कम जगह होगा, रूम के बाहर ज़्यादा जगह होगा, इसलिए इनर जोन में कौन सा हीमोलिसिस होता है, नैरो जोन हीमोलिसिस, जबकि आउटर जोन में वाइडर जोन हीमोलिसिस होता है। अब देखो बाहर अंदर जगह कम था, इतना सा एरिया था, उसमें थोड़ा सा टॉक्सिन था, तो आराम से पूरी तरीके से हीमोलिसिस कर देगा। लेकिन बाहर में एरिया ज़्यादा है, तो पूरी तरीके से हीमोलिसिस थोड़ी कर पाएगा। तो इसलिए इनर जोन में कंप्लीट हीमोलिसिस होता है, जबकि आउटर जोन में इनकम्प्लीट हीमोलिसिस होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आउटर जोन में अल्फा का, ये निकाल के याद कर लो, आउटर जोन अल्फा टॉक्सिन के कारण हो रहा है, और ये थीटा टॉक्सिन। इससे भी याद कर लो कि बाहर ऑरा किससे बन रहा है, अपना अल्फा के कारण, क्योंकि सबसे मेन तो वही था। तो ये अल्फा टॉक्सिन अपना आउटर वाला करा रहा है, जबकि अंदर थीटा वाला करा दे रहा है, सिंपल। तो ये अपना हो गया क्या, टॉक्सिन्स, मतलब बेसिकली टेस्ट हो गया। तो लैब डायग्नोसिस से अपन लोग कैसे, पहले स्पेसिमेन कलेक्ट किए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किए। कलेक्ट कहाँ कहाँ से किए, फ्रॉम डीपर पार्ट। डीपर पार्ट कौन कौन सा है, नेक्रोटिक टिश्यू है, मसल फ्रेगमेंट्स है और एक्सुडेट है। ट्रांसपोर्ट किस में करा है, एनारोबिक मीडिया, मतलब क्या, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जो अपन लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव पाया गया, तो या तो स्पोर नहीं होगा, तो स्पोर होगा, स्पोर होगा तो उसमें ये देख लो सिट्रॉन बॉडी या फिर ओवल सबटर्मिनल स्पोर्स देख लो, ठीक है ना। अगर वो सिट्रॉन बॉडी है तो सेप्टिसिकम, और सबटर्मिनल स्पोर्स है तो नोवाई, और स्पोर्ट्स नहीं तो सबसे अच्छी बात है क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस। बॉक्स का अपीयरेंस बहुत की नाम है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और कल्चर में अपन लोगों ने कहा नहीं याद किया, कैंप, आग लगाया तो हीट टॉलरेंस टेस्ट, फिर नेगलर्स रिएक्शन, फिर लिटमस मिल्क टेस्ट, और फिर टारगेट हीमोलिसिस, सिंपल, ठीक है ना। चलो, तो अपन लोग अब बस लास्ट जो पॉइंट बचा हो क्या, क्लिनिकल फीचर्स, उसको देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखो मेनली क्लॉस्ट्रीडियल वुंड इन्फेक्शन को देखते हैं कि जहाँ वुंड हुआ है वहाँ पे क्या क्या करता है। तो देखो वहाँ पे पेन हो रहा होगा तो सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ठीक है ना। दूसरा, वहाँ पेन हो रहा है, फिर धीरे धीरे वहाँ से डिस्चार्ज निकलने लगा, तो फॉल स्मेलिंग सीरोसेंगुअस डिस्चार्ज। इन की पॉइंट्स को याद रखो, क्योंकि जो क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा ना इन्हीं के बारे में बता रहा होगा। तीसरा, वहाँ पे गैस बबल अपन लोग फोटो में देख के आया ना, ये देखो गैस बबल दिख रहा था, तो वही गैस बबल बन रहा होगा मसल के प्लेन में, ठीक है ना, इसको क्रिपाइटस कहते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन वो जो जहाँ पे गैंग्रीन हो रखा है वो टिश्यू अपना टूट टाट के गिर जाएगा, सिंपल। तो ये 3-4 पॉइंट है। पहले दर्द हो रहा है, दर्द के बाद बदबू आ रहा है किससे, डिस्चार्ज से, और डिस्चार्ज फिर गैस बना रहा है, मतलब क्या, गैस बबल इन मसल प्लेन, और बाद में वो फिर टिश्यू टूट टाट के गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो वुंड की जगह पे हुआ। मान लो अपन लोग खाने के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं, मान लो, तो क्या क्या होता है। तो अगर क्लॉस्ट्रीडियम एंट्रिक इन्फेक्शन में क्या क्या आता है, फूड पॉइजनिंग
और एंटराइटिस नेक्रोटिकेंस, मतलब एंटराइटिस मतलब क्या, देखो एंट्रिक का मतलब क्या होता है अपना बॉवेल, तो मतलब अपना इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हुआ फिर नेक्रोसिस हो गया, तो एंटराइटिस नेक्रोटिकेंस। और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है, बेसिकली उसी का एक पार्ट है, खाने में हम लोग लिए ना तो अंदर के मतलब अपने कोलोन में ये बेसिकली नेक्रोसिस करा रहा है, उसका दूसरा नाम होगा गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स को अफेक्ट कर इसलिए एपेंडिसाइटिस, इसको मत याद करो चलेगा। प्लस क्लॉस्ट्रीडियल वुंड इन्फेक्शन को याद करना जरूरी है, सिंपल। तो अपन लोग कितने पार्ट में पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कराते हैं तो पॉलीमाइक्रोबियल, इसका पैथोजेनेसिस क्या होगा, वायरुलेंस फैक्टर पढ़े, लैब डायग्नोसिस पढ़े और अंत में क्लिनिकल फीचर्स पढ़े। चलो ठीक।